Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to discuss History Civics ICSE Class 10 Specimen Paper released by Council for the year 2023-24. As you know the format of paper, it has part 1 and part 2. In part 1 we have two questions. First question comprises of 16 MCQ and in question number 2 we have 7 parts of 2 marks each. It means 14 marks. Total 30 marks for part 1. We are going to discuss part 1 today. In question number 1, choose the correct answer to the questions from the given options. In part 1, an ordinance is called a temporary law. Which of the following statement correctly describes the same? In option A, only the cabinet can prepare an ordinance. We know that this is not the true statement. In B, it is issued when the parliament is not functioning. But we know the correct statement is when the parliament is not in session. So this is also incorrect. In C part, if the parliament does not approve it within 6 weeks, it becomes inoperative. तो यहाँ पर फिर statement गलत है. Within 6 weeks नहीं है. After 6 weeks it should be there. तो after 6 weeks होना चाहिए था. तो ये statement भी correct हो जाती. But अभी at present it is incorrect. So D option is only the president can promulgate an ordinance and this is the correct option. क्योंकि president ही promulgate कर सकता है. तो डी ऑप्शन में फर्स्ट पार्ट में हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है. आपको तीनों का रीजन मैंने बताया. इन सेकेंड पार्ट, गिवन बिलो आर डिटेल्स ऑफ अ फ्यू इंडियन सिटीजन्स. डब्ल्यू एक्स वाई जेड. डब्ल्यू की एज 35 ईयर्स है, रिसेंटली डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट उसको कर दिया गया है. एक्स की एज 25 है, सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट है. वाई की एज 30 ईयर्स है, बिलोंग टू सोसाइटी एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करते हैं. जेड 31 ईयर्स एज है, कन्विक्टेड ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years. Now select the person who fulfills the eligibility criteria to become a member of the Rajya Sabha. Rajya Sabha means upper house of the Indian Parliament. तो कौन सा हो सकता है? अब हम इनमें से देखते हैं कौन सी ऑप्शंस बेस्ट सूट करती है. W की एज 35 है, लेकिन वो डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट है तो एलिजिबल नहीं है. X की एज 25 ईयर्स है, तो 25 ईयर्स की एज में तो वैसे ही एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, चाहे वो सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पर वो एलिजिबल नहीं हो सकते हैं. Y की एज 30 ईयर्स है, बिलोंग टू ए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, इसलिए नहीं बल्कि 30 ईयर्स एज है इसलिए ये एलिजिबल है, यानी कि Y एलिजिबल हैं. और Z जो है वो 31 ईयर्स के हैं, एज वाइज तो एलिजिबल हैं बट कन्विक्टेड ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस है और सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर द 2 years की जेल हुई है, तो इट मींस वो भी नहीं हो सकते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनती है Y. तो Y ऑप्शन हमें दी गई है C पॉइंट पे, यानी कि C हमारा ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि एटलीस्ट 30 ईयर्स की एज होनी चाहिए. और दूसरा भी इनका करेक्ट है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को भी बिलोंग कर रहे हैं. थर्ड पार्ट में, द ऑपोजिशन फील्स दैट द रूलिंग गवर्नमेंट डज नॉट हैव द मेजॉरिटी इन द लोकसभा एंड वांट्स टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट. विच ऑफ दीज मोशंस विल द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मूव? एडजॉर्नमेंट मोशन आपको पता है सिर्फ नॉर्मल बिजनेस से बाहर आने के लिए हम करते हैं. बी है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन. नो कॉन्फिडेंस मोशन ही इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि उसमें प्रपोजल होता है एक्सप्रेसिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मिनिस्ट्री और वो इसीलिए होता है कि ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट. तो बी ऑप्शन नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारे पास इसके अंदर सही ऑप्शन है. मोशन ऑफ थैंक्स, सेंश्योर मोशन वो इसके लिए नहीं है. In fourth part, when the Supreme Court reviews any judgment made by it to remove an error, कोई भी गलती अगर हो गई है, it falls under dash jurisdiction. कौन सा है? एडवाइजरी और रिवाइजरी, ओरिजिनल और एपिलेट. तो आपको पता है इसका करेक्ट ऑप्शन बी है रिवाइजरी. फोर्थ पार्ट, because it is empowered to review any judgment. In fifth part, identify the officials who form the electoral college for the presidential elections in India. B. Elected members of parliament. Q. Nominated members of parliament. R. Elected members of state legislative assemblies. S. Nominated members of state legislative assemblies. तो पहले तो आपको पता है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्शन के लिए, इलेक्टोरल कॉलेज के लिए होते ही नहीं है, तो एलिजिबल ही नहीं होते. तो जहां पर भी इसके अंदर नॉमिनेटेड आया है
वो तो वैसे ही कैंसिल हो गया। तो हमारे पास पी ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और आर ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये दोनों ऑप्शन हमारी करेक्ट है। इनके हिसाब से हमारा कॉम्बिनेशन बनता है जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है, पी एंड आर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन पार्ट नंबर 5। In sixth part, court of district judge to civil cases, then session court to dash cases। तो आपको पता है सेशन कोर्ट किसके लिए होती है? एडवाइजरी, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और एपिलेट। इट मींस क्रिमिनल केसेस के लिए होता है। तो बी पार्ट इज करेक्ट इन सिक्स पार्ट। क्रिमिनल कोर्ट, जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज होती है वो सिविल केसेस हैंडल करते हैं और सेशन कोर्ट जो होते हैं वो क्रिमिनल केसेस हैंडल करते हैं। इन सेवेंथ पार्ट, read the two statements given below about the civil disobedience movement and select the option that shows the correct relationship between A and B. A option is Gandhi's civil disobedience was based on engaging in dialogue and negotiation with the British. आप सबको पता है बिफोर स्टार्टिंग द मूवमेंट गांधी जी सर्व्ड ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट एन अल्टीमेटम ऑफ 11 पॉइंट्स। 11 पॉइंट अल्टीमेटम गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये स्टार्ट करने से पहले दिया था। बी पार्ट में है गांधी जी बिलीव दैट वायलेंस एंड एग्रेशन आर काउंटर प्रोडक्टिव टू अचीव एनी गोल। अब ये तो उनका पहले का ही मानना है, वायलेंस और एग्रेशन इसका सिर्फ सिविल डिसोबीडियंस से तो नहीं है, ये तो हर मूवमेंट में उनका यही था कि वायलेंस और एग्रेशन नहीं होने चाहिए। तो ए ऑप्शन दिया गया है बी कॉन्ट्राडिक्ट ए, बी ऑप्शन दिया गया है बी इज द रीजन फॉर ए, सी दिया गया है ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, तो फॉल्स तो है ही नहीं है। डी ऑप्शन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो यहां पर एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, अगर हम ये मान लेते हैं कि वायलेंस और एग्रेशन का लेना देना सिर्फ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से तो नहीं था, वो तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी था। तो एक तरह से मान सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी बी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज बी इज द रीजन फॉर ए, क्योंकि बी जो आपको दिया गया है ये रीजन है, तभी उन्होंने वो बातचीत करने की कोशिश करी, अपना 11 पॉइंट का अल्टीमेटम रखा कि अगर वो लोग हमारी मांग मान जाते हैं तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज माय पर्सनल फीलिंग कि बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बी इज द रीजन फॉर ए। मे बी ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अब एग्जामिनर ही बताएंगे कि उन्होंने किस हिसाब से क्वेश्चन चूज किया है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें इंडिपेंडेंस आ रही है बट हम टोटली इंडिपेंडेंट भी नहीं कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी बी पार्ट इज करेक्ट। इन 8th part, the central government of a country named X has decided to enforce a law similar to the Vernacular Press Act, which was enacted by the British in India in 1878 to control and regulate the vernacular press. Based on this information, who among the following is most likely to benefit? किनको फायदा हो रहा है फ्रॉम द एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ इन एक्स? अगर हम एक्स कंट्री में ये लॉ इनेक्ट कर देते हैं तो किसको फायदा हो रहा है, बेनिफिट किसको हो रहा है? ए ऑप्शन है इट्स सिटीजन, सिटीजन को कभी फायदा होगा नहीं हो सकता है। द मीडिया इंडस्ट्री, उनको ही तो सीज किया जा रहा है, प्रेस एक्ट उन्हीं पे तो रोक लगा रहा है, तो उनको कैसे फायदा होगा? थर्ड है ऑपोजिशन पार्टी, नहीं। डी है उनको तो बोलने ही नहीं दे रहे ऑपोजिशन पार्टी को, तो डी ऑप्शन है द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी। डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा रूलिंग पार्टी को ही होगा, क्योंकि अगर वो प्रेस को अपने कंट्रोल में रखेगी तो वो जो मर्जी करेंगे, प्रेस उनके खिलाफ कुछ लिख नहीं पाएगी। 9th part, in 1856 the British East India Company justified the annexation of Awadh, a princely state in northern India, on what grounds? A है acquire more land for British colonies, ये वो कह थोड़ी सकते थे। B, stop the rebellion against the British. C, punish the Nawab of Awadh for opposing British rule. एंड डी ऑप्शन जो उन्होंने कहा था वो ये है ड्यू टू एलिज्ड मिस गवर्नेंस ऑफ द नवाब ऑफ अवध, क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छे से नहीं चला रहे हैं, इसलिए उनको हटाया जा रहा है, ये ग्राउंड दिया गया था। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट इन 9th पार्ट। इन 10th पार्ट आपको पिक्चर दी गई है, जिस पिक्चर को आपने स्टडी करना है। अब इसके बारे में हम वैसे तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हियर टू ऑस्ट्रियन थ्रोन मर्डर्ड, अब उसका मर्डर कर दिया गया। आर्कड्यूक फर्डिनेंड फ्रैंकिस का नाम आपने सुना हुआ है। आपकी बुक में जो पिक्चर दी गई है उसमें डायरेक्टली दिखाया गया कि कैसे वो गोली जा रही है, और कईयों ने तो इसकी छोटी सी शॉट भी देखी होगी, कैसे उन्होंने गोली मारी और वो जो ब्रेन में से गई और वो फट गया, इस तरह से करके दिखाया हुआ। तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट भी आता है ये सब देखने में, बट यहाँ
उन्होंने मैगजीन का एक आपको डेली एक्सप्रेस का 29 जून का दिखाया गया न्यूज़पेपर की कटिंग। तो आइडिया आपने लगाना है डेट से, 1914 की डेट दी हुई है और ऊपर आपको हेडिंग दिख ही रही है, तो कौन सा ये दिखा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ द अबव इंसिडेंट। जब ये मर्डर हुआ तो क्या इंपैक्ट हुआ? ए, इट लेड टू द सुप्रीमेसी ऑफ अमेरिका। बी, इट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना, क्योंकि इसी के ये इमीडिएट कॉज में पढ़ते हैं ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर इन 10th पार्ट। And C is Austria and Hungary became two independent nation. Democracy replaced monarchy in many countries. हमारे को B ऑप्शन को करेक्ट करना है। 11th पार्ट, identify the odd one out of the following objectives. किसके ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं और उनमें से कौन सा नहीं मैच कर रहा है? A पार्ट, टू प्रमोट अमंग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, के लिए मुस्लिम्स में सपोर्ट पैदा करना। बी पार्ट, टू रिमूव एनी मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बारे में जो भी उनके मन में गलत इंटेंशन है उस मिसकंसेप्शन को रिमूव करना मुस्लिम्स के मन में। सी है टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम, उनको बचाना, उनको एडवांस करना, उनको प्रोटेक्ट करना। तो ये सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमने कहां पढ़े हुए हैं? मुस्लिम लीग के एम्स और ऑब्जेक्टिव है। डी पार्ट है टू अबॉलिश द जमींदारी सिस्टम, से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, तो ऑड वन आउट कौन है इसमें? डी पार्ट हो जाएगा, जमींदारी सिस्टम इन 11th पार्ट। 12th, a college student named Roshni is doing a project on a prominent Indian leader whose core work revolved around Dalit rights, जो दलित्स के लिए सबसे ज्यादा काम करते थे। Who is Roshni most likely writing about? किसके बारे में लिखेगी? वो चार लीडर्स के नाम दिए गए, चारों इंडियन लीडर्स ही हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी एंड ज्योतिबा फूले। तो आपने अगर बुक ध्यान से पढ़ी है तो ज्योतिबा फूले का नाम जरूर पढ़ा होगा कि दलित्स के राइट्स के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, सत्यशोधक समाज भी बनाया, ये सब चीजें इन्होंने करी हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा ज्योतिबा फूले का करेक्ट होगा। तो रोशनी इज मोस्ट लाइकली टू राइट अबाउट ज्योतिबा फूले। इन 13th पार्ट, डैश वाज द कॉज फॉर द रिन्यूएबल ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ए पार्ट आता है फेलियर ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बी है रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट किसके कॉजेज में हमने पढ़ा हुआ है, तो इसके बाद कौन सा हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। सी है माउंटबेटन प्लान, जो कि अभी का है ही नहीं, वो तो 1947 में हुआ था। डी है फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, और वो किसका कॉज आता है? क्विट इंडिया मूवमेंट का। तो यहाँ सिविल डिसोबीडियंस का कौन सा बच गया कॉज? फेलियर ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद फिर जब कॉन्फ्रेंस फेल हो गई तो उन्होंने दोबारा से रिन्यू कर दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। तो ए ऑप्शन करेक्ट है इन पार्ट नंबर 13। In 14th part, the non-permanent members of the Security Council have a term of dash years. तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपके पास, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years. तो आपको पता है नॉन परमानेंट वालों का 2 years है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन 14th part also. In 15th part, which of the following policies of a dictator ruling over country X is most aligned with the ideologies of Mussolini during his time in power? किसके साथ उसकी पॉलिसीज मैच करती हैं और कौन सी? ए है प्रायोरिटाइजिंग मिलिट्री एक्सपेंशन, बी है प्रमोटिंग एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, क्या इन्होंने कभी एनवायरमेंट के बारे में सोचा होगा? सी क्रिएटिंग ए हेल्थ केयर प्रोग्राम फॉर ऑल सिटीजन्स इक्वली, हेल्थ केयर सिटीजन्स के लिए नहीं। डी पार्ट है ऑफरिंग फाइनेंशियल एड टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड्स, ये भी करेक्ट नहीं है। तो ए ऑप्शन प्रायोरिटाइजिंग मिलिट्री एक्सपेंशन इनका कॉमन पॉलिसी था जो आइडियोलॉजी में सेम था। 15th पार्ट अगेन ए ऑप्शन इज करेक्ट। एंड इन लास्ट 16th पार्ट, which of the following scenarios describes the non-alignment policy? NAM. A part, a country forms a military alliance only with the United States. अगर हम किसी भी एक पावर के साथ जुड़ गए तो फिर नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी कैसे होगा? तो ए करेक्ट नहीं है। बी, अ कंट्री मेंटेन्स रिलेशंस विद बोथ फैक्शंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड डज नॉट टेक साइड्स, किसी की साइड नहीं लेगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज ऑप्शन नंबर बी। सी पार्ट में दिया गया कंट्री इज ए पार्ट ऑफ रिलीजियस मूवमेंट एडवोकेटिंग नॉन वायलेंस, नहीं है, रिलीजियस मूवमेंट नैम से कोई लेना देना नहीं है। डी, अ कंट्री अलायंस विद सोवियत यूनियन एंड रिसीव्स मिलिट्री एड, तो चाहे यूएसए से जुड़ गए चाहे रशिया से जुड़ गए लेकिन दोनों ही ठीक नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी इन 16th पार्ट। इन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, रीड द गिवन न्यूज केयरफुली। हेडलाइन दी गई है और ये न्यूज लिया गया news18.com से, जो कि पब्लिश हुआ था 14th मार्च 2022 को।
हेडलाइन में मैसूरू लोक अदालत सेटल्स 53-year-old civil case involving Kannada poet Skin. This case went on for a total of 53 years. सोचिए 53 years तक केस चलता रहा और लोक अदालत ने बाद में सॉल्व किया इन वेरियस कोर्ट्स एंड इन्वॉल्व 10 एडवोकेट्स एंड 40 विटनेसेस. तो अब यहाँ पर आपको पता है इस बार के पेपर के हिसाब से ऑलरेडी काउंसिल दे चुकी है कि आपको एनालिटिक थिंकिंग और क्रिटिकल रीजनिंग पे क्वेश्चंस आने हैं. तो क्वेश्चंस तो वही हैं, लोक अदालत के एडवांटेजेस ही पूछे गए हैं, बट थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचना है आपने कि इस न्यूज के रिलेशन में आप कौन से 2 पॉइंट्स दे सकते हैं जो बेस्ट सूटेड है. तो पता आपको सारे करने पड़ेंगे. जैसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था कि हाँ जी दे दीजिए, इसके एडवांटेज दे दो, यहाँ डिसएडवांटेज दे दो किसी भी चीज के, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. तो आएगा तो बुक में से ही, पेपर तो वही है, चीजें वही हैं, डरने की कोई बात नहीं है, बट हमने करना है. अब यहां पर आप 2 पॉइंट्स कौन से दे सकते हैं? स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ लोक अदालत दैट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द अबव न्यूज हेडलाइन. कौन से 2 पॉइंट्स? तो पहला हम ले सकते हैं इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ अदर कोर्ट्स एंड हेंस डिले इन केसेस. जैसे यहां 53 इयर्स तक को ना चलता. सेकंड आ जाएगा इट्स इंपॉर्टेंट रोल इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बाय कॉम्प्रोमाइज एंड अंडरस्टैंडिंग. नहीं तो और सालों तक चल जाता और उसके बाद किसी को भी कुछ नहीं मिलता है. फिर सेकेंड पार्ट में आता है इमेजिन यू वर पार्ट ऑफ जर्मन मिलिट्री. आप खुद ही जर्मन मिलिट्री का पार्ट हैं. इन द ईयर 1919 मेंशन एनी 2 टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स व्हिच वुड इम्पैक्ट यू. तो अगर आप मिलिट्री में हैं तो आपको कौन से पॉइंट से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? पता है हमें बहुत सारे पॉइंट्स ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के सारे हमें पता होते हैं, लेकिन उसमें से आपने सिर्फ मिलिट्री वाले पॉइंट्स यहां पर लिखने हैं क्योंकि आप खुद एक मिलिट्री मैन हो. तो आपको कौन सी चीजें अच्छी नहीं लगी होंगी? ऑब्वियसली अच्छे पॉइंट्स तो थे ही नहीं. तो मैंने इसमें 2 पॉइंट्स जो चूज किए हैं वो हैं German army was restricted to a force of 1 lakh soldiers and navy was limited to 15,000 men and 24 ships. Also air force and submarine was banned. Second point हम ले सकते हैं the area of Rhine Valley was to be demilitarized and territory west of Rhine Valley was to be occupied by Allied troops for the next 15 years. तो as a military man मुझे ये 2 बातें ज्यादा पिंच करेंगी, इम्पैक्ट करेंगी मतलब मुझ पर. थर्ड पॉइंट मेंशन एनी 2 कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस. तो आपको पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनमें से कोई 2 कंट्रीब्यूशंस आपने ध्यान से लिखनी है. He led the freedom struggle outside India as the supreme commander of the INA. He set up the provincial government of Free India in Singapore. Second point, he declared war on Britain and the USA and acquired its first stretch of territory in India when Japan handed over Andaman and Nicobar Islands. In next part, fourth, give 2 reasons for the acceptance of the Mountbatten Plan by the Congress. क्यों मान लिया था कांग्रेस ने माउंटबेटन प्लान को? फर्स्ट पार्ट द लार्ज स्केल कॉम्युनल राइट्स, दंगे हो गए थे ना, that engulfed the whole country, convinced all that the only solution is the partition of India at that time. Any further continuation of British rule would mean a greater calamity for India. Partition was the price for the immediate independence. उस समय आजादी लेने के लिए हमें पार्टीशन की ही कीमत चुकानी पड़ी, तभी इंडिया का पार्टीशन मान लिया कांग्रेस ने. In fifth part, mention any 2 methods of the assertive nationalist. अब इसमें वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, अदर देन मैं स्वदेशी, बायकॉट, इन सबको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. मेथड ऑफ assertive nationalist include national education. A national scheme of education was planned which was to replace that of government controlled universities and colleges. Second point, to give education a national orientation in the vernacular languages. ये इसी का सब पॉइंट है. और दूसरा मेथड हम ले सकते हैं passive resistance. They believed in adopting a policy of non-violent resistance and vigorous political action to achieve their aims. Revivalism and mass involvement are other methods adopted by them. तो आपको जोन से 2 अच्छे लगेंगे, you can choose those 2. In next 6th part, mention any 2 objectives of the League of Nations. First point, all the states of the world were prohibited from entering into any secret treaties and alliances. Next is all states were to respect each other's independence.
And third is refer their mutual disputes to the League of Nations for a peaceful settlement of the disputes. Last part 7 is name the two alliances formed in Europe before the beginning of the First World War. First part is Germany entered into an alliance with Austria-Hungary. In 1882, Italy joined the alliance and it came to be known as Triple Alliance. In second part, France, Russia and England entered into the Triple Entente in 1907. Later, Japan also joined. Thus, Europe was divided into two hostile groups. One is Triple Alliance and next is Triple Entente. With this I conclude my today's video. आपने देखा होगा क्वेश्चन के आंसर मैंने किस तरह से बिल्कुल ब्रीफली टू द पॉइंट दिए हैं. आपको भी पेपर में यही अप्रोच रखनी है. क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब बस इतना ही होता है कि आप जिस भी पॉइंट को पढ़ रहे हैं लॉजिकली उसको सोचकर उसको एक मूवी की तरह देखिए ताकि आपको पता रहे ये कॉज हुआ, इसके बाद ये इम्पैक्ट हुआ, ये चीज हुई थी तो इसका ये आफ्टर इफेक्ट हुआ, कॉन्सिक्वेंसेज ये हुए. इसको मूवी की तरह देखेंगे जितना हिस्ट्री को उतना इजीली आपको समझ में आएगी. मैंने हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू भी बनाए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हैं, सॉल्यूशंस हैं, तो आप उनमें से भी थोड़ी सी गाइडेंस ले सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मेरा फर्ज है कहना.